तो हेलो दोस्तों, आज मेरी यह पहली वीडियो है और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आएगी। तो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे समाजशास्त्र की पहली बुक का पहला चैप्टर, जिसका नाम है समाजशास्त्र एवं समाज। तो मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं क्विक आर्ट्स। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें। तो वीडियो लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला पार्ट, समाजशास्त्र एवं समाज। तो पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर समाजशास्त्र किसे कहते हैं और इसकी किसने खोज की, और भी बहुत सारी चीज़ हम इसे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति मिश्रित विद्या के रूप में इसके स्वरूप को इंगित करने के लिए लैटिन के शब्द सोशियस समाज एवं ग्रीक के शब्द ओलॉजी विज्ञान शास्त्र के संयोग से हुई है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो इसमें हम देखते हैं जैसे कि जो समाजशास्त्र है उसकी उत्पत्ति दो भाषा से हुई है, जिसका नाम है लैटिन और ग्रीक। तो लैटिन से लिया गया शब्द है समाज, जिसका समाज का इंग्लिश में अर्थ होता है सोशियस, और जो ग्रीक में लिया गया है उसका नाम है विज्ञान यानी समाजशास्त्र। विज्ञान यानी शास्त्र। तो जो उसका विज्ञान का अर्थ होता है ओलॉजी, ये लिया गया है ग्रीक के भाषा से। तो जो इनके मिलाप से जो बनता है शब्द उसे ही कहते हैं समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज व्यक्तियों का एक समूह है। इन व्यक्तियों की संस्कृति समरूप होती है एवं एक निश्चित भूभाग में निवास करते हैं और एक समान इतिहास द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। समाज न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि अच्छे जीवन के लिए भी अनिवार्य है। समाज एक निरंतर प्रक्रिया है। यह व्यक्तियों पर थोपा नहीं गया है, यह किसी प्रकार प्राकृतिक प्रक्रिया की तरह आगे बढ़ता है। सामाजिक संबंध सामाजिक संरचना का आधार है। समाज को निरपेक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप में समझा जा सकता है। समाज की मुख्य विशिष्टता परस्पर निर्भरता, सहयोग व विरोध, आपसी समझ, समानता व विविधता, संबंध के संदर्भ में निरपेक्षता तथा प्राकृतिक गतिशीलता है। तो जो हमने ये पढ़ा पैराग्राफ, तो उसका मतलब ये है कि जो समाजशास्त्र है वो एक सामाजिक संबंधों का जाल है। जो हमारा समाज है वो एक सामाजिक संबंधों का जाल है, जिसका अर्थ जैसे कि हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हर किसी के बीच में कोई रिश्ता है, जैसे कि कोई माँ है, कोई बेटा है, कोई पिता है, कोई भाई है, बहन है। तो ऐसे ही पूरे समाज को ऐसे ही जोड़ा गया है। तो सबके बीच में कोई ना कोई रिश्ते हैं और समाज कभी रुकता नहीं है, हमेशा आगे बढ़ता रहता है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमेशा समाज प्राचीन काल में कुछ और समाज था, अभी कुछ और है, आगे जाके कुछ और हो जाएगा। तो ये जो समाज है ये कभी रुकता नहीं है, ये हमेशा आगे ही बढ़ता रहता है। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द आता है जिसका नाम समाज है और इसका अर्थ जिस वातावरण में मनुष्य रहता है उसे ही समाज कहते हैं। तो जैसे कि आप जहाँ रहते हैं तो उसी को समाज कहते हैं। आपके जो चारों ओर जो प्रक्रिया हो रही है उसी को समाज कहते हैं। और समाज में सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप शिक्षा लेने टीचर के पास जाते हैं तो आप अपने शिक्षक पर निर्भर होते हैं। और जब कभी भी शिक्षक बीमार पड़ जाता है तो वो कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास जाता है। तो उसे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर लिंक हो रहा है। तो लिंक यानी एक दूसरे सभी से जुड़े हुए हैं, कोई सब एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। जैसा कि जब कोई शिक्षक बीमार पड़ जाता है, तो मैंने तो आपको बता दिया, कोई बीमार पड़ जाता है तो जैसे कि वो डॉक्टर के पास जाता है, इलाज करवाता है। और डॉक्टर को जैसे कि वो डॉक्टर बनना है तो वो क्या लेगा? शिक्षा लेगा। तो शिक्षा उसे कहाँ से मिलेगी? शिक्षक से मिलेगी। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। फ्रांसीसी दार्शनिक ऑगस्ट कॉम्टे ने 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र सोशोलॉजी शब्द का निर्माण किया तथा इसे मानव समाज का विज्ञान कहा। तो आप ये लाइन बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। तो जैसे कि आपने यहाँ देखा, फ्रांसीसी दार्शनिक ऑगस्ट कॉम्टे, क्या नाम है इनका यहाँ पे? ऑगस्ट कॉम्टे। और इन्होंने कब किया इसकी खोज समाजशास्त्र की? 1838 ईस्वी में।
किसी खोज की? समाजशास्त्र के शब्द की। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखिए पढ़ लिया। फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त कॉम्टे ने 1838 में समाजशास्त्र के शब्द का निर्माण किया तथा इसे मानव समाज का विज्ञान कहा। तो उन्होंने इसे मानव मानव मनुष्य के समाज का इसे विज्ञान कहा। अतः उन्हें समाजशास्त्र का जनक या संस्थापक समझा जाता है। तो उन्हें क्या समझा जाता है? समाजशास्त्र का जनक या संस्थापक। एक स्वतंत्र विद्या के रूप में समाजशास्त्र के विकास में दुर्खाइम, स्पेंसर एवं मैक्स वेबर के योगदान महत्वपूर्ण है। तो हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में कि उन्होंने समाजशास्त्र के बारे में क्या कहा। किसने कहा? मैक्स वेबर और दुर्खाइम ने। तो अब आगे पढ़ते हैं, समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई और कहाँ से हुई। समाजशास्त्र का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ। समूह के क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए आवश्यक है कि समूह समस्याओं को सुलझाया जाए। इन्हीं प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। तो जब मनुष्य के सामने कुछ समस्या आ जाती है, तो जब वो सुलझाता है उसे, तो उसी के परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र की उत्पत्ति होती है। यानी कि जब उसकी सोच समझ वो अपनी उसमें उस समस्या को सुलझाने में लगाता है, तो उसी के परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र की उत्पत्ति होती है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस के विचारक अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र का नाम सामाजिक भौतिकी रखा। तो जो पहले जो अगस्त कॉम्टे थे, उन्होंने जो समाजशास्त्र का नाम जो पहले उन्होंने रखा था उसका नाम था सामाजिक भौतिकी। तो फिर उन्होंने बाद में 1838 में इसका नाम बदलकर समाजशास्त्र रख दिया। इस कारण से कॉमट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो इसी कारण से कॉमट को क्या क्या कहा जाता है? समाजशास्त्र का जनक। समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में विकसित करने में दुर्खीम, स्पेंसर तथा मैक्स वेबर आदि विद्वानों के विचारों का काफ़ी योगदान रहा है। तो जो हमारे जो दुर्खीम, स्पेंसर तथा मैक्स वेबर हैं, इन विद्वानों ने भी अपने विचार समाजशास्त्र को लेकर दिए हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। भारत में समाजशास्त्र के उद्भव का विकास का इतिहास प्राचीन है। तो जो भारत में जो समाजशास्त्र आया उसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। और यहाँ पे दे रखा है कि समाजशास्त्र जब भारत में आया तो बहुत ही प्राचीन था। जो इसका इतिहास है वो बहुत ही प्राचीन है। समाज की मुख्य विशेषताएं, जिसमें हम रहते हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं। समाज अमूर्त है। समाज का कोई व्यवस्थित आकार नहीं है। तो यहाँ अमूर्त का मतलब होता है दिखाई ना देना। तो हम रिश्तों को देख नहीं सकते, बस उन्हें हम महसूस करते हैं। हम छू भी नहीं सकते, ना देख सकते हैं। जैसे कि कोई बहन हो गई या कोई भाई हो गया, तो उन दोनों में जो रिश्ता होता है वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, लेकिन समझा मतलब यानी यहाँ पे देखा इसको नहीं जा सकता, देखा या छुआ नहीं जा सकता। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं समाज अमूर्त है। समाज का कोई व्यवस्थित आयकर नहीं है। आश्रित रहने का नियम, प्रत्येक समाज में सभी सदस्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि समाज में सभी एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं और सभी को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती रहती है। समाज परिवर्तनशील है। व्यक्ति जीवन विकासशील होता है, इसलिए समाज भी परिवर्तनशील होता है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है कि व्यक्ति जीवन विकासशील होता है। तो जब व्यक्ति होगा उसी से समाज बनेगा, और जब व्यक्ति विकासशील होगा तो जो समाज होता है वो अपने आप परिवर्तन हो जाएगा उसका। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है समाज परिवर्तनशील होता है। समाज में समानता व भिन्नता, तो समाज में जो समाज होता है वहाँ पे कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है। ये नहीं होता है कि सभी अमीर हैं या सभी गरीब हैं। कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है। तो इसीलिए इसमें भिन्नता पाई जाती है। जैसे किसी की जाति, भाषा, पहनावा, इन सब चीज़ों में, धर्म, इन सब चीज़ों में असमानताएं पाई जाती हैं। पारस्परिक सहयोग एवं संघर्ष, समाज में भिन्नताओं के कारण संघर्ष की स्थिति बनी रहती है तथा इसके साथ ही सहयोग के द्वारा समाज परिवर्तनशील रहता है। तो यहाँ पे एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी रहती है। जैसे कि कोई किसी से आगे निकलना चाहता है और कोई किसी से आगे निकलना चाहता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि समाज में हमें क्या देखने को मिलता है। समाजशास्त्र का निर्माण किसने किया, कब किया, और इसमें किस किस का योगदान था। तो अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। व्यक्ति और समाज में संबंध। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो मनुष्य की वजह से ही समाज बनता है, तो ये एक सामाजिक प्राणी हुआ।
मनुष्य के क्रियाकलाप समाज से संबंधित हैं, उसका अस्तित्व और विकास समाज पर ही निर्भर करता है। तो मनुष्य, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो मनुष्य की वजह से ही समाज बनता है, तो जो इसका अस्तित्व और विकास समाज पर ही निर्भर है। तो ये जो इसका मनुष्य का जो अस्तित्व और विकास है वो समाज पर ही निर्भर करता है। जैसे कि समाज इसका रहेगा वो वैसे ही उसके हिसाब से अपना चलेगा। समाज द्वारा मानव शरीर को सामाजिक विशेषताओं या गुणों से व्यक्तित्व प्रदान करना होता है। जो समाज होता है, जैसे कि अग, अगर आप हिंदू धर्म में होंगे तो आप उस समाज में उस तौर तरीके को आप सीख रहे होंगे कि आखिर शादी कैसे होती है, और उसके और बहुत सारे जो रस्में होती हैं उससे कैसे किया जाता है, त्यौहार कैसे मनाए जाते हैं। तो ये सब जो होते हैं वो हमें समाज प्रदान करता है, ये सब गुण। व्यक्तियों के बिना सामाजिक संबंधों की व्यवस्था नहीं पनप सकती तथा न ही सामाजिक संबंधों की व्यवस्था के बिना समाज का अस्तित्व संभव है। तो यहाँ पे बिल्कुल दे रखा है कि जैसे कि व्यक्तियों के बिना सामाजिक संबंध, अब जैसे कि व्यक्ति ही नहीं रहेंगे तो संबंध किसके बीच रहेंगे। तो जैसे कि अब व्यक्ति नहीं है तो संबंध नहीं है, और संबंध नहीं है तो समाज नहीं है। तो यहीं पे दे रखा है कि एक दूसरे के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इस दृष्टि से व्यक्ति पूर्ण रूप से समाज पर निर्भर है। तो इस चीज़ से हमने देखा कि जो व्यक्ति होता है वो पूर्ण रूप से समाज पर निर्भर होता है। तो हम पढ़ेंगे समाजों में बहुलताएं एवं असमानताएं, कि हमारे जो समाज में है, जो समाज में हमारे क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या बहुलताएं हैं। बहुलताएं मतलब एक से अधिक किसी भी धर्म का होना, एक से अधिक किसी भी धर्म में होना। प्रत्येक समाज एक दूसरे से भिन्न होता है। जो प्रत्येक समाज है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी का जो 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 उनके रीति रिवाज है एक एक दूसरे से भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। आधुनिक समय में हम एक से अधिक समाज के सदस्य बनते जा रहे हैं, कि जो ये हमारी जो आधुनिक समय है इसमें हम एक से अधिक जो समाज है इसके सदस्य बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी आगे भी इसको आपको अच्छे से समझाया जाएगा। हम दूसरे समाजों से अतः क्रिया करते हैं एवं उन समाजों की संस्कृति को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक शब्द मिलेगा जिसका नाम है मिश्रित संस्कृति। तो इसका अर्थ है जब एक व्यक्ति किसी भी जब दो व्यक्ति अलग अलग धर्मों के एक साथ मिलकर एक दूसरे की जो परंपराएं, रीति रिवाज है उसको ग्रहण करते हैं एक दूसरे से, तो उसी को कहते हैं मिश्रित संस्कृति। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई हिंदू है, कोई कोई मुस्लिम है, तो किसी ने इसका गुण सीख लिया और दूसरे वाले ने इसका गुण सीख लिया। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो मिश्रित संस्कृति है इसमें जो मनुष्य होता है वो एक दूसरे की जो गुण होते हैं वो सीखता जा रहा है, यानी एक दूसरे की संस्कृति है वो सीखता जा रहा है। तो इसे ही कहते हैं मिश्रित संस्कृति। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह आज हमारी संस्कृति एक मिश्रित संस्कृति को ग्रहण करती है। तो वही सेम बात हो गई। इस तरह आज हमारी संस्कृति एक मिश्रित संस्कृति एवं हमारा समाज एक बहुलवादी समाज, एक से ज़्यादा समाज में बदलता जा रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब मान लो दो अलग अलग धर्मों के व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं तो उन दोनों की जो गुण होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, वो एक दूसरे अपने अपने ग्रहण कर लेते हैं। तो उसी को कहते हैं बहुलवादी समाज, एक से ज़्यादा समाज में बदलता जा रहा है। हमारे समाज में असमानताएं समाजों में मध्य केंद्रीय बिंदु है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारे समाज में असमानता है वो है, जो इसका मध्य बिंदु है, मतलब जो इसका मेन पॉइंट है वो है अमीर व गरीब। तो हमारे समाज में दो तरह के लोग रहते हैं, अमीर व गरीब। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो समाज होता है जो समाज होता है वो मानव की वजह से ही बनता है, इसलिए उसे मानव एक सामाजिक प्राणी कहते हैं। हम सभी का किसी न किसी संस्कृति से संबंध है। सभी को पता है कि आप किस संस्कृति से संबंधित रखते हैं या आप कौन से धर्म से हैं। जो व्यक्तित्व विकास हेतु व्यक्तियों की जीवन निर्वाह प्रक्रिया को निर्धारित करता है कि आप कैसे आप रहोगे, कैसे आप खाओगे, कैसे पियोगे। तो ये आपका धर्म डिसाइड करता है, यानी इसको आपका धर्म बताता है कि आप कैसे रहोगे, कैसे खाओगे और आपको रीति रिवाज आपको फॉलो करने हैं। समाज किसी खास प्रक्रिया की विशेष रूप से बढ़ावा देता है। जो समाज होता है वो किसी खास प्रक्रिया यानी किसी एक खास बात को उसे बढ़ावा दे देता है, जिसमें व्यक्ति संबंध अनेक आयामों स्वरूपों को विकसित करता है, जिसमें व्यक्ति अपने संबंध बढ़ाता है,
यानी पति पत्नी होते हैं वो एक दूसरे से शादी करते हैं, जो जो लवर्स होते हैं वो एक दूसरे से शादी करते हैं, तो उसे संबंध उसे बढ़ाते हैं, मतलब अपनी जो फैमिली होती है उसे बढ़ाते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मानव समाज पशु समाज से अलग है। तो इसमें हमें जो पशु समाज है और मानव समाज है उसमें जो उसमें असमानताएं हैं, मतलब क्या क्या उसमें डिफरेंस है, ये भी हमें इसमें पता चलेगा। मानव प्राणियों की अपनी संस्कृति और गतिशील संचार व्यवस्था है। तो इसमें बहुत ही आसान है ये। मानव प्राणियों की अपनी संस्कृति है, तो हमारी अपनी खुद की एक संस्कृति है, वह गतिशील संचार व्यवस्था है, यानी बढ़ती ही जा रही है, गतिशील होती है। यद्यपि पशु समाज की ना कोई संस्कृति होती है, ना संचार का कोई गतिशील स्वरूप होता है। तो जो पशु समाज होते हैं उनके अंदर तो ना दिमाग होता है, ना उनकी संस्कृति होती है, तो तो उनमें कोई संस्कृति नहीं होती और ना संचार का कोई गतिशील स्वरूप होता है, या किसी से बात करने की किसी से उनके पास कला होती है। तो इसके बाद में पढ़ेंगे पशुओं का व्यवहार शिक्षाप्रद होता है, यानी पशुओं का जो व्यवहार होता है वो शिक्षा के अनुकूल नहीं होता। और इसके विपरीत हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, और हम जो मनुष्य हैं वो सभी सामाजिक प्राणी हैं। मानव समाज गतिशील एवं पारस्परिक निर्भरता पर आधारित है, जिसका औचित्य समरूप समान है तथा आपस में अतः क्रिया करता है, जबकि पशु समाज गतिहीन होता है। फिर हम आगे पढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मेरी वीडियो है ये समझ में आ रही होगी, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम भी आपके लिए ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। समाजशास्त्र। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जो समाजशास्त्र है यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दे रखी है आपको। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि जो समाजशास्त्र है ना, वो सामाजिक संबंधों का एक तरीके से एक जाल है, जो क्रमबद्ध यानी एक सुव्यवस्थित तरीके से चलता जा रहा है और आगे भी चलता ही जाएगा। समाजशास्त्र, समष्टि समाजशास्त्र। हमारे पास दो तरह के समाजशास्त्र होते हैं, जिसका पहला नाम है समष्टि समाजशास्त्र और दूसरा है व्यष्टि समाजशास्त्र। तो समष्टि समाजशास्त्र में हम पढ़ेंगे बड़े समूहों, संगठनों तथा सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना। व्यष्टि समाजशास्त्र आमने सामने की अतः क्रिया के संदर्भ में मनुष्यों के व्यवहार अध्ययन। तो जो समष्टि समाजशास्त्र होते हैं उसमें जो बड़े समूह आ जाते हैं, संगठनों तथा सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे हम इसमें। और जो दूसरा है आमने सामने किया था, इसमें यानी इसमें जो छोटे जो समूह होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर वो क्या होते हैं। तो ये इसके बारे में आगे दिया हुआ है, तो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक एवं समग्र अध्ययन का विषय है। तो इसका जो समाज का जो विज्ञान है हम इसके बारे में इसमें पढ़ते हैं समाजशास्त्र में। अब आगे हम देखते हैं कुछ मुख्य विचारकों द्वारा समाजशास्त्र की परिभाषा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एमिल दुर्खाइम है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि उसने इसके बारे में क्या कहा था। तो चलिए देखते हैं। एमिल दुर्खाइम के अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधियों का विज्ञान है। मानव व्यक्तित्व जैसे ज्ञानात्मक चिंतन, क्रियात्मक व्यवहार तथा प्रभावित आवेश में सामाजिक तथ्यों का समावेश है। ये सामाजिक तथ्य मानव मस्तिष्क के बाहरी आयाम है, जो सामाजिक तंत्र के सुपोषण हेतु मानव व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं। दुर्खाइम के अंतर्गत सभी सामाजिक तथ्यों में समाजशास्त्र की विषय वस्तु अंतर्दृष्टि समाहित है। तो इसमें आपको बताया गया है कि जो एमिल दुर्खाइम के अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का विज्ञान है। यानी जो इसमें हम समाजशास्त्र में हम पढ़ते हैं ये एक सामूहिक यानी पूरे समाज का जो जैसे चलते हैं, कैसे क्या कार्य करते हैं, उनके अंदर कैसे गुण होते हैं, इसके बारे में हम एक विज्ञान के रूप में इसमें पढ़ते हैं। मानव व्यक्तित्व जैसे ज्ञानात्मक चिंतन, तो हम वो जो मानव होते हैं वो अपनी परेशानियों को कैसे सुलझाते हैं, अंदर से वे कैसे इसको अपने जो चिंतन होता है उसको मानव कैसे समझता है, तो उन्होंने ये कहा था। और क्रियात्मक व्यवहार तथा प्रभाव आवेश इफेक्टिव फीलिंग में
सामाजिक तथ्यों का समावेश है, यानी इन्हीं सब का ये एक समावेश है, यानी संगठन है। तो हम आगे देखते हैं, ये सामाजिक तथ्य मानव मस्तिष्क के बाहर आयाम है। तो ये जो सामाजिक तथ्य है वो मानव मस्तिष्क के बाहर है, मतलब बाहरी आयाम है। जो मानव मस्तिष्क है उसके जो अंदर के थॉट्स होते हैं उसके बारे में ये है, जो सामाजिक तंत्र के सुपोषण हेतु मानव व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं। दुर्कहाइम के अंतर्गत सभी सामाजिक तत्वों के समाजशास्त्र की विषय वस्तु अंतर्दृष्टि समाहित है। हॉबहाउस के अनुसार समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अतः क्रियाओं का अध्ययन है। तो हॉबहाउस हैं उनके अनुसार समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क, यानी जो हॉबहाउस हैं वो कहते हैं कि मेरे अनुसार समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की जो समाजशास्त्र है वो जो मानव का दिमाग है उसके बारे में अध्ययन करना है। और फिर आगे हम देखते हैं कि पार्क और बर्गीस के अनुसार समाजशास्त्र क्या है। तो समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों के अध्ययन का विज्ञान है। जो हम समाज में सामूहिक व्यवहार, यानी हम कैसे रहते हैं, कैसे हम किसी से बात करते हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, तो उसके बारे में यह अध्ययन है। मैक्स वेबर के अंतर्गत मानवीय क्रियाओं का लक्ष्य निर्धारित होता है जिससे उद्देश्य की प्राप्ति होती है। सभी मानव प्राणी दिए गए उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्य में लगे रहते हैं। तो हम देखते हैं कि हर किसी का यहाँ पे कोई ना कोई लक्ष्य होता है कि मुझे ये करना है, मुझे डॉक्टर, मुझे IAS PCS बनना है। तो उस उद्देश्य को वो जो प्राप्ति करते हैं वो प्राप्ति उनमें इच्छा होती है और वो दिए गए, मतलब जो उन पे जो उनका विषय होता है वो उनके प्रति कार्य में लगे रहते हैं। तो इसी के अध्ययन करते हैं, वो कहते हैं मैक्स वेबर कि हम इसी के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। समाजशास्त्र अभिरुचि के उद्देश्य के 3 सामान्य संकल्पनाएं हैं। तो जो समाजशास्त्रीय अभिरुचि के उद्देश्य से, मतलब उसके उद्देश्य से इसकी 3 संकल्पनाएं हैं। तो पहला है सामूहिक प्रतिनिधित्व, यानी कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। ज्ञानात्मक रूप से कॉग्निटिवली विश्व को सुव्यवस्थित करने के अर्थ एवं साधन जिनका उन व्यक्तियों के अतिरिक्त जिन्हें उसमें समाजीकृत किया गया है अपना निरंतर अस्तित्व है। तो इसमें हमें विश्व को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए समूह के रूप में काम करना पड़ता है, यानी हमें मिलजुल कर इसमें काम करना पड़ता है और विश्व को, यानी इस जो दुनिया को, इस समाज को अच्छी तरह से चलाना होता है। तो जिन्हें निरंतर रूप से समाजीकृत किया जाता है, यानी निरंतर रूप से इसको समाजीकृत किया जाता है। तो दूसरा देखते हैं, जिसका व्यक्तियों और समूह के अतिरिक्त स्वतंत्र अस्तित्व है, यानी जिसका व्यक्तियों और यानी जो मनुष्य और व्यक्ति जैसे हम जैसे लोग हैं उनका और समूहों के अतिरिक्त स्वतंत्र अस्तित्व है, यानी उनका भी एक अस्तित्व है, उनका भी एक मान है। तो इसमें जो आगे कहा गया वो है, किसी खास समय में ये व्यक्ति और समूह इस सामाजिक संरचना में स्थान ग्रहण करते हैं। तो ये जो अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं तो वो किसी एक खास समय, यानी किसी भी समय अपने आप को सामाजिक संरचना में ग्रहण कर सकते हैं, यानी समाज में वे अपने आप को ढाल सकते हैं। तो तीसरा है अर्थपूर्ण सामाजिक व्यवहार, मीनिंगफुल सोशल एक्शन। इस विचार के अनुसार समाज नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जो इसका सेंटेंस है वो कह रहा है कि इस विचार के अनुसार समाज नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इसमें केवल सामाजिक संबंध, यानी सिर्फ संबंध होते हैं, उसको कायम करने के लिए एक दूसरे से अतः क्रिया करते हैं। इसमें व्यक्ति होते हैं, बस मनुष्य होते हैं, उनके भी संबंध होते हैं और उस संबंध को के लिए कार्य करने के लिए अतः क्रिया करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ अतः क्रिया करते हैं, यानी एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी इसका अगला पार्ट करेंगे हम अगली वीडियो में। जो इसका पहला पार्ट था वो थोड़ा कठिन था, लेकिन जो अगला पार्ट आएगा वो काफ़ी इजी है और उसे मैं और इजी तरीके से आपको बताऊंगा।